स्टूडेंट क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सेट 35853 कोड है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था डिटेल सोल्यूशन में। अभी हम इसका आगे के क्वेश्चन करेंगे, बट प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने सेट 1 और सेट 3 के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे वो देख लेना। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, बट जल्दी जल्दी एक बार स्टार्टिंग के क्वेश्चन को भी रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी में बोला था कि एडी जो है सी और आई का सम होता है। यस, ये ट्रू है। एंड ये लेकिन फॉल्स है, क्योंकि एडी कर्व जो होता है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। इट मीन्स आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या था? एक्सेस ऑफ। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑटोनॉमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। इसका जो फंक्शन है मनी का, ये है स्टोर ऑफ वैल्यू। सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी। अगर आरबीआई परचेज करना चाहती है तो इट मीन्स ये मैनेज फ्लोटिंग है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है फोर्थ का। इसके बाद इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है। इफ़ एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, ऑटोनॉमस कंजप्शन 30 करोड़ है, तो आपको कंजप्शन फंक्शन बताना था। तो देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हेल्प से आपने एमपीसी निकाल लेना है एंड देन आपको सी फंक्शन में रखना है। सी क्या होता है? सी फंक्शन होता है आपका सी बार प्लस एम पी सी वाई। तो मल्टीप्लायर की हेल्प से आप या तो एम पी एस निकाल लो, या फिर इस फॉर्मूले पे रखोगे तो एम पी सी भी निकल जाएगा। अगर एम पी एस निकाल लेते हो तो वो आया 0.25, तो एम पी सी कितना आ जाएगा? 0.75। तो यहाँ पे रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट इसका बी चॉइस वाला क्वेश्चन था। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग। आपको एमपीसी निकालना था, तो आपको बोला नेशनल इनकम में इंक्रीज सेविंग के इक्वल है, तो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई 1 आ जाएगा, यानी एमपीएस अगर 1 है तो एमपीसी सोचो इस मामले के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसमें से करेक्ट पेयर पूछा गया था, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पेयर करेक्ट है, ए वाला। वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, बाकी सब फॉल्स है, तो यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा सिक्स क्वेश्चन का। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मर का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन कुछ नहीं है, एंड वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला लगाना था। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको इस वाले में देखना है कि ये तो देखो ये इतना ही और ये भी इतना ही है, तो यानी ये कुछ भी नहीं है ना। बेकर के लिए देखो, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड इसका 2000 है एंड इंटरमीडिएट भी 2000 है, तो सोचो एक्स कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 4000। सेम ऐसी रिटेल सेलर के भी लगा सकते हो आप। इसका आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट 4400 दिया है, ये मान लो वाई है, एंड ये कितना आया 400, तो वाई निकल के आएगा 4000। एंड सेकंड वाला कैसा आएगा इसका टोटल करके? तो जब टोटल करोगे तो ये 10400 आ जाएगा, एंड इसका भी टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 4400। तो देखो, वन का आंसर जो आया वो तो 4000 आया, सेकंड का आंसर 10400 आएगा, थर्ड का आंसर 4000 आएगा, एंड फोर्थ का आंसर ये आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सेवेंथ क्वेश्चन में देख लेते हैं। सपोज द प्राइस ऑफ 1 यूके पाउंड इंक्रीज हो गया 70 to 80। तो जब भी इंडियन रुपीज़ इंक्रीज होता है तो डेप्रिसिएशन होती है इंडियन करेंसी में, तो ये बी पार्ट इसका करेक्ट है, क्योंकि मार्केट में बोला है ना, तो डेप्रिसिएशन। हाँ, अगर फिक्स्ड में होता तो डेवैल्यूएशन होता, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका बी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्री एक्स में ज़्यादा इन्फ्लेशन है कंट्री वाई की तुलना में, तो जब एक्स में ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो यानी कि एक्स की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद एजर्शन रीजन देखो। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो करेक्ट है। फुल एम्प्लॉयमेंट में तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, तो ये ट्रू है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल्ड बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिवेलिंग वेज रेट। तो ये भी ट्रू है कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में सबको क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो एक तरह से ट्रू भी और एक्सप्लेन भी दे रहा है। तो जब ये दोनों ट्रू भी और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो तो आंसर ए ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर ए है। एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है मनी सप्लाई जो है उसमें डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। डिमांड डिपॉजिट तो मनी सप्लाई के अंदर आता है। मनी सप्लाई में एसेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक की होते हैं,
देखो एसेट के साथ साथ करेंसी भी तो होती है मनी सप्लाई में, तो ये भी फॉल्स है ना। तो यानी दोनों स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। तो यानी कि आपका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ लीनियर कंजप्शन कर्व टेक अ पैरेलल शिफ्ट डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल। तो अगर आपका लीनियर कंजप्शन कर्व पैरेलल शिफ्ट में है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चेंज नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। वैलिड रीजन देना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो जो डिविडेंड रिसीव होता है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से, उसको हम क्रेडिट साइड में डालते हैं, कैपिटल अकाउंट की नो, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते, क्रेडिट साइड में तो डालते हैं बट करंट अकाउंट की साइड में डालते हैं। तो इसमें रीज़न भी देना था। तो वैसे तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड क्रेडिट अकाउंट बीओपी में कैपिटल में नहीं डालेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या डलता है, कैपिटल ट्रांसफर एंड एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस नॉन फिनेंशियल एसेट्स। तो ये कंपोनेंट है करंट अकाउंट का डिविडेंड। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा करंट अकाउंट है रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इनकम, और इसी से तो डिविडेंड आता है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक रीज़न था इसका, ठीक है। तो ये आपको बताना था। तो यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है एंड रीज़न ये था इसका, ये डिविडेंड से लेके इनकम तक। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट था सेकंड, डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल लेड टू प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। अगर इंडियन करेंसी में डेप्रिशिएशन होता है तो इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो ये भी ट्रू है, अगर डेप्रिशिएशन होगा करेंसी कम हो जाएगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ेगा बट करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं ना। तो इसका भी अगर आप रीज़न दोगे तो ये लिख सकते थे। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। डेप्रिशिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी हैज़ डिक्रीज इन रिलेशन टू अदर करेंसी। कम हो गई है उसकी वैल्यू, मेकिंग इंडियन गुड्स रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे फॉरेन बायर्स के लिए। इससे इंडियन एक्सपोर्ट जो होगा मार्केट में बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। तो डेप्रिशिएशन करने से प्रमोशन होता है एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि गुड्स जो होते हैं वो चीपर हो जाते हैं। तो ये फॉल्स है बट ये ट्रू था। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, ये तो सबने याद करके गए होंगे। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता तो ये करना ज़रूरी था। तो ये तो इजी था, है ना। ये वाला तो करना ज़रूरी था, इसमें से चॉइस थी दोनों में। नहीं, ये दोनों करने थे या फिर ये बी वाला करना था। यस, ये दोनों करने थे या फिर ये। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स और अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन्स में डिफरेंस क्या है। तो ऑटोनॉमस आइटम्स या ट्रांजेक्शन्स क्या होती है जिसमें प्रॉफिट कंसिडरेशन लिया जाता है, यहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट से फ्री होती है। ऑटोनॉमस कॉज ऑफ बीओपी बैलेंस को दिखाता है, जबकि ये रिस्टोर करता है बीओपी बैलेंस को, करेक्ट करता है। ऑटोनॉमस आइटम में मूवमेंट ऑफ गुड अक्रॉस द बॉर्डर्स होता है, यानी कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट भी आते हैं और कैपिटल अकाउंट के भी आते हैं, बट इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट आते हैं। ये मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई को शो करता है। ऑटोनॉमस आइटम में अबव द लाइन कहते हैं इसको, और इसे बिलो द लाइन कहते हैं। तो ये तो बच्चे करके गए होंगे लर्न अच्छी तरह से। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। Suppose only one good X is produced in the country. Output of good X during 2018 and 2019 are 100 and 110 units. मार्केट प्राइस प्रोडक्ट का 50 एंड 55 था, यानी कि 2018 में 50 एंड 2019 में 55 पर यूनिट था। आपको परसेंटेज चेंज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना था, यानी रियल जीडीपी निकालना था। 2018 को बेस ईयर लेना था। तो अगर आप रियल जीडीपी निकालोगे तो देखो रियल में हम प्राइजेस तो कंपेयर करेंगे P1 P0, बट क्वांटिटी कौन सी वाली कंपेयर करेंगे, ये जो बेस ईयर वाली होगी Q0 वाली। तो देखो P1 कितना है 2019 का 110 है ना, और P0 पुराने साल का कितना है बेस ईयर का 100, सॉरी हाँ 110 और 100। अच्छा, बेस ईयर का प्राइस लेना था ना, फॉर्मूला एक बार गलत आ गया। तो हमें प्राइस तो बेस ईयर का लेना था, यानी 50 ऊपर भी और नीचे भी, बट जो क्वांटिटी है वो 2019 के लिए कितनी थी 110, और उसके लिए कितनी थी 100, है ना बेस ईयर के लिए। तो इसको सॉल्व करके कितना आता
और इनटू में क्या करते 100, तो ये आ जाता 110। ठीक है, ये आंसर आना था 110। बेस ईयर के प्राइजेस लेने थे और क्वांटिटी पहले नए ईयर की और फिर पुराने ईयर की और इनटू 100, तो ये आपका रियल जीडीपी निकल जाता, तो 110 आएगा इसका आंसर। 13 क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द फॉलोइंग न्यूज़ पब्लिश इन द हिंदू ऑन 6 अगस्त, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ा दिया, रीज़न क्या रहा होगा रेपो रेट बढ़ाने के पीछे, और फिर इसके कॉज पूछा है क्यों बढ़ाया होगा और कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं। तो देखो रेपो रेट बढ़ाती क्यों है कोई बैंक जो होता है आरबीआई, वो रेपो रेट क्यों बढ़ाती है? तो देखो रेपो रेट होता क्या है, वो रेट जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी लेंड करती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, उधार देती है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए। यानी कि रेपो रेट बढ़ाते क्यों है, जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो। तो कॉज पूछा था ना आपने क्वेश्चन में, तो एक्सेस डिमांड के कारण रेपो रेट बढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या करती है कमर्शियल बैंक, रेज करती है मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, जिसमें वो कंज्यूमर और इन्वेस्टर को कमर्शियल बैंक मनी लेंड करेंगे, उस रेट को बढ़ा देगी कमर्शियल बैंक। तो ठीक है, कमर्शियल बैंक रेज कर देगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जब वो रेपो रेट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगी और जिससे कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस तरीके से एक्सेस डिमांड को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो एक्चुअल में कॉज तो एक्सेस डिमांड है, एंड कैसे कैसे ये एक्शन होगा ये सब लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ प्लान सेविंग एक्सीड प्लान इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो जब भी प्लान सेविंग एक्सेस हो जाती है प्लान इन्वेस्टमेंट से, मतलब सेविंग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो इट मीन्स एक्सपेंडिचर कम कर रहे होंगे ना, खर्चे कम कर रहे होंगे, यानी डिमांड कम कर रहे होंगे। तो एक तरह से ये आपको डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन बतानी थी। ठीक है, प्लान सेविंग ज़्यादा होने का मतलब डिमांड कम कर रहे हैं ना लोग, खर्चे कम कर रहे हैं। तो देखो एस ग्रेटर देन आई का मतलब एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं लोग, कंजप्शन और पे है ना, तो वो कंजप्शन पे और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स डिमांड कम कर रहे हैं। डिमांड कम कर रहे हैं तो आउटपुट अनसोल्ड रह जाएगा। अगर आउटपुट अनसोल्ड रह जाएगा तो जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट को लोग कम कर देगा प्रोडक्शन करना, और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, इनकम भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्राइजेस में क्या आ जाएंगे, फॉल। तो ये सब किसके इफेक्ट आएंगे, एस ग्रेटर देन आई के। तो ये सब आपको बताना था। तो आउटपुट में बताना था आउटपुट कम हो जाएगा, इनकम भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, प्राइजेस भी फॉल हो जाएंगे, है ना। तो ये सब आपको इसमें लिखना था एस ग्रेटर देन आई में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट एजेंट एंड एडवाइज़र। तो सेंट्रल बैंक का रोल बताना था गवर्नमेंट के एजेंट एंड एडवाइज़र के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको लिखना था कि एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट कीप द अकाउंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट बैंक्स एंड मैनेजेस गवर्नमेंट ट्रेजरीज। द लोन्स आर गिवन टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट। शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं गवर्नमेंट के फंड्स को। इट ऑल्सो बाय एंड सेल सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एपेक्स बैंक है क्योंकि इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। तो ये सब आपको बताना था कि ये कैसे बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, पॉइंट वाइज समझाना था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, डिफाइन रिवर्स रेपो रेट और इसके इंस्ट्रूमेंट, ये कैसे क्रेडिट क्रिएशन में कंट्रोल करने में हेल्प करता है कमर्शियल बैंक की। तो सबसे पहले तो रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, तो देखिए रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक कीप द रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। उस रेट में जिसमें कमर्शियल बैंक रिजर्व रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास, और ये रेट डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक पे इट टू द कमर्शियल बैंक इन परसेंटेज ऑफ द रिजर्व कैप्ट विद देम। ये डिक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, ताकि क्रेडिट क्रिएशन को रिड्यूस किया जा सके कमर्शियल बैंक के द्वारा, और इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। और जब डिफ्लेशन का टाइम आएगा तो इसको इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाया जा सके, और इससे मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन करने में या उसको रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके आगे की क्वेश्चन 16 से नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अपने आंसर्स बताइए किसके कितने ठीक है कमेंट करके।